नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 5 दिवसीय यात्रा पर है, जहां इस दौरान वे अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। जहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सोमवार को यह जानकारी दी गई थी, जहां विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति अपने ओडिशा दौरे के दौरान आज संथाली लेखक और शिक्षक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण करेंगी और भुवनेश्वर में आदिम ओवार जरपा जाहिर का दौरा करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू 4 दिसंबर को पुरी में गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगी, जहां उसी दिन वह पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना दिवस समारोह और संचालन प्रदर्शन में शिरकत करेंगी। विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति 5 दिसंबर को भुवनेश्वर में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद वे राज्य की राजधानी में एक न्यायिक परिसर का उद्घाटन करेंगी। फिर वे 6 दिसंबर को अपने जन्म स्थान ऊपरबेड़ा गांव में छात्रों और निवासियों के साथ संवाद करेंगी। उसी दिन वे राय रंगापुर में महिला महाविद्यालय में छात्राओं और शिक्षकों के साथ भी बातचीत करेंगी। वही 7 दिसंबर को राष्ट्रपति रेल लाइनों सहित विभिन्न परियोजनाओं का राय रंगपुर में एक आदिवासी अनुसंधान और विकास केंद्र, डैन बोस हवाई अड्डा और उप विभागीय अस्पताल का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ दौरे पर हैं, जहां पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पीएम 3 नए क्रिमिनल कानूनों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जहां पीएम मोदी और अमित शाह के चंडीगढ़ आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चंडीगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चंडीगढ़ की कई सड़कें बंद रहेंगी। वहीं लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर राजेंद्र पार्क में उतरेगा और इसके बाद वो सड़क मार्ग से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे। इस दौरान राजेंद्र पार्क से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज तक का रास्ता बंद रहेगा। सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट को ही इजाजत होगी। वहीं प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे को लेकर पैरा मिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों को शहर की हर मुख्य सड़क पर तैनात किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने भी पीएम की सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश दिए हैं, जहां पुलिस के जवान भी पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ मुस्तैदी से ड्यूटी देंगे। फिलहाल चंडीगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते शहर में किसी भी तरह का ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की जमानत पर आज बांग्लादेश की कोर्ट में सुनवाई होगी, जो कि पिछले सप्ताह राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। गौरतलब है कि इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश के पूर्व पुजारी को चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। तब से हिंदू समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। वहीं बीते रविवार को बांग्लादेश की पुलिस ने चिन्मय दास से जेल में मुलाकात करने वाले दूसरे हिंदू पुजारी श्याम प्रभु को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे माहौल और बिगड़ गया है। वहीं चटगांव के अतिरिक्त उपायुक्त मोफिज उर रहमान के अनुसार मंगलवार की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफ उल इस्लाम द्वारा की जाएगी। चटगांव की अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि सुनवाई की तारीख पहले ही तय कर दी गई थी, लेकिन बुधवार और बृहस्पतिवार को वकीलों की हड़ताल के कारण घोषणा में देरी हुई। बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता दास को सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां मंगलवार को चटगांव की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव में एक वकील की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा में मौत हो गई थी, जहां दास
सहित 19 लोगों के खिलाफ चटगांव के कोतवाली थाने में 30 अक्टूबर को राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान चटगांव के न्यू मार्केट क्षेत्र में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। बांग्लादेश के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों से लेन देन पर 30 दिनों के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसमें इसके पूर्व सदस्य दास भी शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को शानदार जीत मिली। हालांकि परिणाम सामने आने के एक सप्ताह से अधिक समय बाद भी अब तक राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। चर्चा है कि राज्य में नई सरकार का गठन 5 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन सीएम के नाम का ही अता पता नहीं। मगर अब यह लगभग तय है कि सीएम पद भाजपा के हिस्से में आने वाला है, लेकिन नाम पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं विपक्ष लगातार इसको लेकर कटाक्ष कर रहा है। उसका कहना है कि महाराष्ट्र में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के गठबंधन महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। वहीं भाजपा 132 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिवसेना ने 57 में से और एनसीपी ने 41 सीट जीती। हालांकि 23 नवंबर को चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद भी इस बात पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि यह समझ से परे है कि खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली पार्टी एक नेता का चुनाव नहीं कर पा रही है। किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे ये पता ही नहीं है। ये उनकी संगठनात्मक कमजोरी है। बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु के मामले की लड़ाई लड़ रहे वकील रमन राय पर हमला हुआ है, जहां गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने सोमवार को यह दावा किया है। वहीं दास ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा कि कृपया वकील रमन राय के लिए प्रार्थना करें। उनकी केवल यही गलती थी कि उन्होंने अदालत में चिन्मय कृष्ण प्रभु का बचाव किया था। इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन पर गंभीर हमला कर उन्हें आईसीयू में पहुंचा दिया, जहां पर वे अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां एक बंगाली चैनल से चर्चा में दास ने बताया कि यह घटना बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के वकालत करने वालों पर बढ़ते खतरों को बताती है। गौरतलब है कि बीते 25 नवंबर को चिन्मय दास को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था और मंगलवार को अदालत ने उनकी जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया था। इस मामले पर मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि 29 संदिग्ध बांग्लादेशियों को इम्फाल पश्चिम जिले से पकड़ा गया है और उनके पास से असम में जारी हुए आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। वहीं एक गुप्त सूचना के बाद सोमवार को पुलिस ने बेकरी में काम कर रहे लोगों को धरा गया है। वहीं एक न्यूज एजेंसी के अनुसार बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बताया कि यह सरकार सभी को साफ बताना चाहती है कि वो किसी भी तरह के सांप्रदायिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार हिंदू और मुस्लिम को एक बराबर देखती है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चक्रवाती तूफान फिंगल के असर के कारण इन दिनों पांडुचेरी में जमकर बारिश हो रही है। कहा जा रहा है कि पांडुचेरी के 30 सालों के इतिहास में पहली बार इतनी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अब चक्रवात का असर कम हो गया है, पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पांडुचेरी सरकार ने आज भी सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आज फिर पांडुचेरी में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
बता दें कि बीते 2 दिनों से राज्य में सभी एकेडमिशन इंस्टीट्यूशन बंद चल रहे थे, जिस पर पांडुचेरी के शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में फिंगल का असर अभी कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ। ऐसे में लगातार भारी बारिश की चेतावनी के कारण बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पांडुचेरी में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल और सभी कॉलेज 3 दिसंबर को बंद रहेंगे। इधर पांडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने चक्रवात फिंगल और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पांडुचेरी में 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे तक 24 घंटे से अधिक समय तक 48.4 सेंटीमीटर की अभूतपूर्व बारिश दर्ज की गई। इससे इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई, जहां चक्रवात और बारिश के कारण 4 लोगों की जान चली गई और उनके परिवारों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3.54 लाख परिवारों को सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए गए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नवीनीकरण किया जाएगा, जब मुख्य सचिव के निरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पहले ही पास हो चुका है, जबकि इसको 6 लेन से बढ़ाकर 8 लेन तक बनाने की तैयारी चल रही है। इसके चलते उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा को जिम्मेदारी दे दी गई है। नवीनीकरण में एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जब प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 29 नवंबर को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था। इससे पहले पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने भी जिले में 65 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी थी। इसमें हादसे वाले स्थलों को चिन्हित कर स्पीड गवर्नर लगाने तथा कैमरों की संख्या बढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया था। जब मुख्य सचिव ने भी सुरक्षा फीचरों को देखा था और यूपीडा के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर विचार विमर्श किया था। दरअसल नवंबर माह में कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को 6 लेन से 8 लेन बनाना प्रमुख था। इसके लिए एक्सप्रेसवे के रखरखाव में आगामी 5 सालों में 1939 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट भी निर्धारित किया गया था। रखरखाव वाली कार्यदायी संस्था के चयन की जिम्मेदारी यूपीडा को सौंपी गई थी। वहीं नवीनीकरण होने से एक्सप्रेसवे पर हादसे भी कम होंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।